यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन प्लान, गृह विभाग करेगा ड्राफ्ट तैयार। मुख्यमंत्री धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर दिखे गंभीर। सहकारिता बैंक भर्ती घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गेट तोड़कर अंदर घुसने पर पुलिस ने रोका। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिए बड़े राजनीतिक संकेत, लिखा मेरा स्वास्थ्य और राजनीतिक दोनों परिवर्तन चाह रहा। हरिद्वार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा 15 साल में भारत फिर से बनेगा अखंड। बैसाखी पर आस्था की डुबकी, स्नान के लिए उमड़ा धर्मनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम, भीड़ संभालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। 24 घंटे में 45 स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं, श्रीनगर में आग बुझाने के दौरान वन सरपंच सहित 2 झुलसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर महावीर जयंती के खास मौके पर देहरादून पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी आज महावीर खास मौके पर यहां पहुंचे हुए हैं। तो देहरादून से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें, और यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो देहरादून से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। महावीर जयंती के खास मौके पर पूजा अर्चना करते हुए पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर आज महावीर और अंबेडकर जयंती पर निकलेगी शोभा यात्रा। शोभा यात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने जारी किया है ट्रैफिक प्लान। शोभा यात्रा मार्ग किया गया रूट डाइवर्ट, आम लोगों को परेशानी का न करना पड़े सामना, इसको लेकर यहां पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है। शोभा यात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शोभा यात्रा मार्ग का रूट डाइवर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, और आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके चलते यहाँ पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। और आज महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती पर निकलेगी शोभा यात्रा। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्जन किया है। शोभा यात्रा मार्ग का रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और इसी के चलते यहाँ पर रूट डाइवर्जन किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर रूट डाइवर्जन किया गया है। और देहरादून में आज महावीर और अंबेडकर जयंती के खास मौके पर रूट डाइवर्जन किया गया है। शोभा यात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। और उत्तराखंड में मौसम करवट बदलेगा। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी चमोली में हो सकती है बारिश, पिथौरागढ़ जिले में भी हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा खुश्क। दोनों दिन पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में हो सकती है बारिश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पिथौरागढ़ जिले में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ये अहम जानकारी। और मैदानी इलाकों में मौसम रहेगा खुश्क। तो मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम करवट लेगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम करवट बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में हो सकती है बारिश। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर बैसाखी स्नान पर्व धर्मनगरी में श्रद्धालुओं में गंगा स्नान जारी है। और बैसाखी स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने लगे थे, और हर हर गंगे जय मां गंगे के जय घोष के साथ स्नान का क्रम
था। स्नान पर्व पर हरिद्वार में भक्तों का गंगा स्नान जारी, जयघोष के साथ गंगा स्नान के बाद दान पुण्य भी कर रहे हैं और इस कारण मंदिरों में काफी भीड़ है और बाजारों में भी भीड़ नजर आ रही है। एसएसपी हरिद्वार ने भी बताया कि स्नान को लेकर लगभग 500 जवानों की टुकड़ी लगाई गई है। और अगली खबर सितारगंज से है, जहां पर बैसाखी पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया है और जिसमें रणजीत अखाड़ा का बैकपाइपर बैंड पंजाब से आया आकर्षण का केंद्र रहा। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों की संगत में बैसाखी पर्व पर खालसा चेतना मार्च नगर कीर्तन सितारगंज क्षेत्र में धूमधाम से शामिल होकर गुरुघर की खुशियां प्राप्त की। खालसा चेतन मार्ग नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सितारगंज से प्रारंभ होकर श्री नानक मत्ता साहिब तक पैदल भजन कीर्तन करते हुए पहुंचे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में निकाले जाने वाले खालसा चेतना मार्च में गतका पार्टी रंजीत अखाड़ा पंजाब का बैकपाइपर बैंड मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि ज्वालापुर की विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपने कैंप कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई। और साथ ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि बाबा साहब ने भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र के संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई है और हर साल की तरह इस साल भी देश भर में धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहब की इस साल 131वीं जयंती मनाई जा रही है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर द्वितीय केदार भगवान मद्धाहेश्वर के कपाट 19 मई 11 बजे कपाट खुल जाएंगे और वहीं 15 मई को देव डोली पंच केदार ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ परिसर में स्थापित होगी, जबकि 17 मई को डोली रांसी के लिए प्रस्थान करेगी और 18 मई को गोंडार में प्रवास करेगी और 19 मई को प्रातः 11 बजे मद्धाहेश्वर के कपाट खुल जाएंगे। और साथ ही बैसाखी के शुभ अवसर पर पंच केदार गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पंचांग गणना पश्चात विधि विधान पूर्वक कपाट खोलने की तिथि तय हो गई है। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद करण माहरा पहली बार पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और इसके साथ ही प्रदेश में पार्टी के पुनर्गठन की भी बात कही है। आपने देखा होगा एक घोटाला परसों जिसमें मेरे बड़े भाई हमारे पूर्व अध्यक्ष या अभी वर्तमान कहूँगा क्योंकि चार्ज नहीं लिया है, गणेश मोदियाल जी ने कोऑपरेटिव में घोटाले को भर्ती घोटाले को लेके एक धरना दिया था। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं भी उसमें उपस्थित था। उसमें दो हिस्से हैं। पहला है जो 1000 के आसपास जो नियुक्तियां पहले अधिकारी लेवल की हुई, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा वो कंडक्ट की गई और वो परीक्षा उस समय ली गई जिस समय कोरोना काल था। हम लोग घरों से, आप लोगों को भी निकलने में परेशानी थी, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और वो नोएडा में करी गई और 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर, इसको गौर कीजिए कि 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर परीक्षा ली गई। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर सहकारिता विभाग में हुए घोटाले को लेकर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर कांग्रेस महिला संगठन की महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में तमाम महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन और घेराव किया। तो वहीं गुस्साई महिलाओं ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जिस तरह से सहकारिता विभाग में घोटाला हुआ है और उसकी जांच उसी के विभाग को देना किस हद तक सही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सबसे पहले मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जांच भी किसी और विभाग से होनी चाहिए।
और अब आगे की खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि जगन्नाथ धाम ऋषिकेश के पीठाधीश्वर स्वामी और राजस्थान राज्यों में शोभा यात्रा के दौरान पथराव किए जाने की घटना से संतों में रोष है। तो वहीं जगन्नाथ धाम ऋषिकेश के पीठाधीश्वर स्वामी लोकेश दास महाराज ने पथराव की घटना की निंदा करते हुए कहा कि वो लोग कहाँ हैं जो गंगा जमुनी तहजीब की बातें करने का ढोंग रचते हैं। कि ये बड़ा सर्वप्रथम मैं रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, ये पथराव पहले भी हुआ करते थे और इस बार जो पथराव है बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन सबसे पहले मैंने हमेशा कहा है ना, इस देश के लिए योगी जी जरूरी हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई योगी जी के आने के बाद कि उत्तर प्रदेश में कोई पथराव कर सके, जो सबसे हिंसक प्रदेश माना जाता था। लेकिन योगी जी की ताकत है, योगी जी की प्रशासन व्यवस्था है कि वहां पर कोई भी, मैं आज पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग हैं, कहाँ गए वो जो बार बार कहते हैं हमें मिलकर चलना चाहिए, कहाँ गए वो लोग? लेकिन ये हमारे लोगों पर होता है रामनवमी पे। कभी आपने सुना कि मुहर्रम में किसी के ऊपर पत्थरबाजी की गई? लेकिन मैं मामा जी को यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने योगी जी की तर्ज पर जिन लोगों ने वह पथराव किए हैं उनके घर को पत्थर बनाकर रख दिया, उनके घर पर बुलडोजर चला दी। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर बुधवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही PMGKAY के तहत दिए जाने वाले राशन की अवधि 6 महीने बढ़ा दी गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इस योजना ने जनता को राहत देने का काम किया और अब इसे 6 महीने के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस राजनीतिक दल का गठन करना पड़ा। इसके अंदर 6 अप्रैल, देखो कांग्रेस पार्टी का इतिहास, जितने समय उन्होंने राज किया है, अगर उस राज पर प्रकाश डालना चाहेंगे तो केवल उनका अपना आर्थिक पक्ष कैसे मजबूत हो, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों का, और किस तरह से वो कलुषित तरीके से वो धन अर्जित कर सके और उसके बाद शासन सत्ता पर उनका कब्जा अनैतिक तरीके से बना रहे, यही उन्होंने इतने वर्षों के अंदर किया है। और वही उसी परिणति का हिस्सा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर आज कांग्रेस खंड खंड होते जा रही है, उसके टुकड़े होते जा रहे हैं। और उन टुकड़ों में मुझे लगता है कि वो टुकड़े कितने होंगे उसकी गिनती होनी अभी बाकी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो वो कह रहे हैं हमें उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया है। और अब आगे की खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको बता दें कि आगे की खबर देहरादून से सामने आ रही है। तो देहरादून में हाल ही में न्यूयॉर्क सब स्टेशन पर हमला हुआ है और जिसमें, तो ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर न्यूयॉर्क सब स्टेशन पर हमला हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए और जिसके बाद राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। और रेलवे स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के काफी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो लगातार स्टेशन पर गश्त कर रहे हैं। गाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। जो हमारी खड़ी हुई गाड़ियां हैं वो आने वाली गाड़ियां हैं, उन सभी पर निगरानी रखी जा रही है। स्टेशन पर किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश न कर पाए, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस भी तैनात है। देखिए, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए आरपीएफ और जीआरपी जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो लगातार स्टेशन पर गश्त कर रहे हैं। गाड़ियों की सुरक्षा, हमारे पास खड़ी हुई गाड़ियां जो हैं, आने वाली गाड़ियां हैं, उन सब के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा स्टेशन पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश न कर पाए, इसके लिए जगह जगह पुलिस तैनात है। साथ ही साथ हमारे पास जो सर्कुलेटिंग एरिया, वो स्टेशन पर लगे हुए जितने भी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे, वो सब कार्यरत अवस्था में है तथा उनके द्वारा भी पुलिस की निगरानी की जा रही है ताकि रेलवे के परिसर में किसी भी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु नजर आए तो उस पर फौरी कार्रवाई की जा सके। राजधानी देहरादून में रहने वाले लोगों के लिए नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और साथ ही इस महीने टैक्स जमा करने वालों के लिए 5% तक अतिरिक्त छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। जो हमारे सिस्टम में जो टेक्निकल इश्यूज कुछ आ रहे थे वो रिजॉल्व कर दिए गए हैं और पिछले 3-4 दिनों से हम लोग इसको कलेक्शन कर रहे हैं। और वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर हमारा जो 22-23 है,
इसमें 20% के अतिरिक्त हमको 5% की छूट इसमें एडिशनल दी जा रही है और जो जितने भी टैक्स धारक हैं वो सब लोग इस छूट का लाभ उठा रहे हैं और अधिक संख्या में नगर निगम में पहुंच रहे हैं टैक्स जमा कराने के लिए। और पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी 2 ऐसी जेसीबी मशीनों को सीज किया है जिनकी नंबर प्लेट में अंकित नंबर एक ही है। इस प्रकरण से परिवहन विभाग भी हैरानी में है कि आखिर दोनों जेसीबी मशीन का नंबर आखिरकार एक जैसा कैसे अंकित हो सकता है। परिवहन विभाग अब इस गड़बड़ी की जांच में जुट गया है या फिर फर्जी नंबर लगाकर ही जेसीबी खनन कार्य में संचालित की जा रही थी। इन दोनों जेसीबी मशीन एक ही स्थान से परिवहन विभाग ने बरामद की है जो कि खनन कार्य में लगी हुई थी और जिससे सवाल उठ रहे हैं। हमारे जो प्रवर्तन अधिकारी हैं उन्होंने 2 जेसीबीओं को जो है बंद किया है जो आपके श्रीनगर क्षेत्र में जो है मार्ग संचालित थी है और दोनों जो जेसीबी हैं उन पर एक ही पंजा नंबर अंकित था है। तो ये अपने आप में एक टाइप की फोर्जरी भी है। तो अब हम इसकी जो है थोड़ा तहकीकात कर रहे हैं इसकी और उसकी रिपोर्ट हम बना के जो हमारे जो आरटीओ एनफोर्समेंट है उस पर फर्दर जो कार्रवाई करेंगे। सर परिवर्तन कार्य है ये तो हमारे 365 दिन लगता है और हमारे इंस्ट्रक्शन भी अपने प्रवर्तन अधिकारी को है कि वो केवल मुख्य मार्गों पर ही चेकिंग न करें। जो हमारी जितनी ब्रांच रोड है आप देखते हैं कि राज्य बनने के बाद ना नई रोडों का निर्माण हुआ है। काफ़ी दूरस्थ स्थानों पर जो जहाँ पहले अप्रोच नहीं थी वहाँ भी रोडें बन गई हैं। तो हमारा एक इंस्ट्रक्शन रहता है अपने प्रवर्तन अधिकारी को कि उन मार्गों पर जाके जो प्रवर्तन कार्य करें जिससे कोई भी ऐसा वाहन जो हमारे मोटर वैन अधिनियम है उसके जो प्रावधान को उल्लंघन करता है उस पर कठोर कार्रवाई करें और उसको तुरंत बंद करें। पर रुकते फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से, जहां पर बैसाखी स्नान पर्व धर्मनगरी में श्रद्धालु भक्तों का गंगा स्नान जारी है। बैसाखी स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचने लगे थे और हर हर गंगे जय मां गंगे के जयघोष के साथ स्नान का कार्यक्रम शुरू हो गया था। स्नान पर्व पर हरिद्वार में भक्तों का गंगा स्नान जयघोष के साथ श्रद्धालु स्नान के बाद दान पुण्य भी कर रहे हैं और इस कारण मंदिरों में काफी भीड़ है और बाजारों में भी भीड़ नजर आ रही है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि स्नान को लेकर लगभग 500 जवानों की टुकड़ी भी लगाई गई है। स्पेशली हम बैसाखी के लिए आए बलिया से और हमें यहाँ आके बड़ा गंगा जी का स्नान बड़ा पुण्य पावन पर्व है। गंगा जी का स्नान करने में बड़ा पुण्य मिलता है और प्रोटोकॉल के बाद हम पहली बार आए। इसमें हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जय गंगा मैया। हरिद्वार में जो स्नान है इसमें काफ़ी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और चूँकि अब कोरोना का प्रकोप भी लगभग समाप्त हो चुका है और भीड़ लगातार बढ़ रही है, होटलों की बुकिंग भी काफ़ी अधिक हो रखी है, ट्रेन्स भी लगातार खुल चल रही हैं। ऐसे में पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को नियुक्त किया गया है। मेरे द्वारा आज इनको ब्रीफ किया गया है। पूरे मेरा क्षेत्र में तकरीबन 500 से अधिक पुलिसकर्मी, अधिकारी और कर्मचारीगण लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 7 कंपनियां पीसी की भी लगातार अगले कुछ दिनों तक ड्यूटी में तैनात रहेंगी। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराने के बाद का मंजर हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। खाने पीने के सामान से लेकर आम जनता को दैनिक जरूरतों का सामान भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और अगर उन्हें मिल भी रहा है तो इतना महंगा जुटाने में जनता असमर्थ है और इसका सबसे बड़ा कारण है कर्ज। उत्तराखंड राज्य में विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाली सरकार के सामने भी ऐसी ही कर्ज की चुनौती है। राज्य सरकार के ही अगर बजट दस्तावेजों से तमाम रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 3 सालों में उत्तराखंड राज्य पर कर्ज 1 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा और कर्जा उतारने के लिए सरकार के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है कि आय के दूसरे संसाधनों पर काम करें और खुद के संसाधनों से आय को बढ़ाएं। इसी को लेकर आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से धनी, पर्यटन के लिहाज से भी उत्तराखंड में कई संभावनाएं हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड कर्ज के बोझ के तले दबता चला जा रहा है। राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग कर कांग्रेस हो या भाजपा,
को अब तक कोई भी सरकार उत्तराखंड में कर्ज मुक्त नहीं कर पाई है और ना ही इस पर किसी ने पहल की। जिस तरह से उत्तराखंड का कर्ज बढ़ता जा रहा है, उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड सरकार को कर्मचारियों को वेतन और पेंशन पर खर्च के साथ विकास करने के लिए और भी कर्ज लेना पड़ सकता है। 2021-22 तक राज्य सरकार पर 73,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था, जो अगले 5 साल में और बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 54,496 करोड़ रुपए और कर्ज लेना पड़ सकता है। कर्मचारियों के वेतन और अनुदान राशि के लिए कर्ज लेना होगा। साल 2022-23 में 8,982 करोड़ रुपए कर्ज लेना होगा। 2023-24 में 9,855 करोड़ रुपए कर्ज लेना होगा। 2024-25 में 1,810 करोड़ रुपए कर्ज लेना होगा। 2025-26 में 11,855 करोड़ कर्ज लेना होगा। 2026-27 में 12,994 करोड़ रुपए राज्य सरकार को कर्ज लेना होगा। विकास को लेकर के जो अपनी अपनी अवधारणाएं बनाई, अपनी अपनी जो नीतियाँ बनाई, उसमें राज्य का विकास कम और दलगत राजनीतिक विकास ज़्यादा था। यही कारण है कि उत्तराखंड राज्य में आय बढ़ाने के संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो रहा था और उत्तराखंड आंदोलन के दौरान तमाम गली मोहल्लों में, चार चौराहों पर ये चर्चा होती थी कि अगर उत्तराखंड राज्य बन जाएगा तो उत्तराखंड राज्य की आय के संसाधन क्या होंगे। तो तब ये बातें अक्सर निकल करके आती थी कि हमारे पास जल जंगल ज़मीन है, हमारे पास पर्यटन है, हमारे पास तीर्थाटन है, हमारे पास बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, हमारे पास नेशनल पार्क है। ये तमाम सारी चीज़ें निकल करके आती थी। कैग की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2021 में उत्तराखंड राज्य पर करीब 66,000 करोड़ का कर्ज था, जो अब करीब 73,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। विकास के सपने देखने वाला उत्तराखंड में हर पैदा होने वाला बच्चा लगभग 73,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। भले ही दोनों सरकारों ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के विकसित होने के कई दावे किए, लेकिन हकीकत तो यह है कि उत्तराखंड विकसित तो तब होगा अगर उस पर इतना करोड़ों का कर्ज ना होता। मौजूदा हालत में उत्तराखंड सरकार की कमाई सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को पूरा करने के लिए नाकाफी है। आए कुछ जिलों में आप बढ़ाएंगे, उससे काम चलने वाला है नहीं। आपकी जो ग्रोथ है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल नहीं है, तो वो उससे बात बनती नहीं है। हमारे जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ 70,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय नहीं है और कुछ जिलों में 1.5 लाख रुपया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो सीमित स्थानों पर हो रहा है और बाकी जिले अछूते रह जा रहे हैं, जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले लोग हैं। किसी भी देश के, प्रदेश के विकास के लिए अगर आवश्यकता अनुसार कहीं से कोई धन की व्यवस्था की जाती है और उसका सदुपयोग होता है और उससे प्रदेश के संसाधनों का विकास होता है, तो ये एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का ऋण लेकर अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो श्रीलंका जैसी स्थिति होने में देर नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए हुए है और उसके अनुसार काम कर रही है और प्रदेश के विकास के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक होगा वो करेगी और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने का काम करेगी। बहरहाल राज्य सरकार को आगामी चुनौतियों को देखते हुए चाहिए कि वह अपने संसाधनों से आय बढ़ाए। 5वें राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार के वित्तीय हालात पर के लिए सावधान रहने के संकेत दिए हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और अब सीधा आपको उत्तराखंड के राजभवन लेकर चलते हैं, जहां पर राज्यपाल कार्यक्रम का आयोजन और अखंड पाठ का आयोजन भी यहाँ पर बुलाया गया है बैसाखी के खास मौके पर। तो यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो राजभवन से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर
राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह की ओर से यहां पर विशेष कार्यक्रम और अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया है। तो अखंड पाठ कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अखंड पाठ की शुरुआत हो चुकी है और महावीर जयंती और बैसाखी के खास मौके पर आज अखंड पाठ यहाँ पर रखा गया है। और इसी अखंड पाठ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अखंड पाठ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।